रतनपुर नाम के गांव में नंदू किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहा करता था। नंदू के पास कुछ जमीन थी जिस पर वो काफी मेहनत से खेती किया करता था। नंदू की धान की फसल गांव में अपने अच्छे किस्म के लिए जाना जाता था। सुनो भाग्यवान, खाना लगा दो, मुझे खेतों पे भी जाना है। खेत में फसल तैयार खड़ी है, उसका देखभाल करना भी तो जरूरी है ना। ठीक है जी, आप बस 2 मिनट रुकिए, अभी लाई। दूसरी तरफ गांव का जमींदार लालचंद सबके खेतों को निहार रहा था। पीछे पीछे उसका मुंशी तुकाराम हाथ में छाता लिए चल रहा था। हाँ, इस खेत की फसल काफी अच्छी लग रही है। बाकी खेतों के मुकाबले इस खेत की धान अच्छे किस्म के है। तुकाराम, ये खेत किसकी है? सेठ जी, ये खेत नंदू का है। हर साल उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी होती है। ठीक है, इस बार के चावल हम नंदू से ही खरीदेंगे। उसके घर चलकर सौदा पक्का कर लेते हैं। इतना बोलकर सेठ और मुंशी नंदू के घर की ओर चल देते हैं। नंदू को खेत देखने जाना था, जिस कारण वो खेत के तरफ ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सेठ और मुंशी आते हुए दिखाई देते हैं। नमस्ते सेठ जी, आप बाजार की ओर, कुछ काम था क्या? हम तुम्हारे घर ही जा रहे थे। हमें तुम्हारे इस साल की फसल खरीदनी है। बाजार के दाम से 2 से 3 रुपए ज्यादा ही दे दूंगा। कहो, बेचना चाहोगे? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। ठीक है, फसल तैयार होने के बाद वजन करके हमारी हवेली पे पहुंचा देना और अपने पैसे ले जाना। इतना बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। नंदू भी अपने खेत की ओर चल देता है। खेत पहुंचकर नंदू खेत की मेड़ ठीक करने लगता है। काम खत्म करके नंदू पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। आज का काम तो खत्म हुआ और भगवान की दया से इस साल के फसल भी अच्छे दाम में बिक गए हैं। बस अब ये सुनहरे हो जाए, फिर इनके मुनाफे से एक गाय खरीद लूंगा। इसके बाद नंदू घर चला जाता है। घर पहुंचकर गौरी, अरे ओ गौरी, बाहर तो आओ। थोड़ी देर में गौरी घर से बाहर आती है। क्या हुआ जी, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि जमींदार जी ने हमारी सारी फसल खरीद ली है और फसल का अच्छे दाम भी देंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये सब भगवान की कृपा है। आप देखना, एक दिन सब सही हो जाएगा। बातचीत के बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। शाम को गौरी खीर बनाती है। खीर खाकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन नंदू सुबह सुबह बगीचे के फूलों को पानी डालता है। पानी डालकर वह अपने खाट पे बैठा होता है। तभी वहां एक आदमी आता है। क्या हाल है नंदू भाई? ठीक हूँ, आप बताओ मोहन भाई, आपका क्या समाचार है और आपका व्यापार कैसा चल रहा है? मैं भी ठीक हूँ, और व्यापार का तो पता ही होगा। आपके फसल के अलावा गांव में किसी फसल की चर्चा ही नहीं होती है। कोई हमारे धान खरीदना ही नहीं चाहता। ऐसी बात नहीं है। ऊपर से मैंने इस बार की सारी फसल जमींदार जी को बेच दिया है। अब की बार सारे व्यापारियों को मौका मिलेगा। पता नहीं इस बार मेरे किस्मत में क्या है। मैं अब चलता हूँ। इतना बोलकर मोहन वहां से चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं। नंदू की फसल पककर सोने की तरह सुनहरे हो गए। फसल के कटाई का भी समय आ गया। नंदू 2 मजदूरों के साथ फसल की कटाई करने जाने लगता है। चलो भाइयों, चलते हैं। आज शाम तक सारे फसल की कटाई कर लेनी है। इसके बाद तीनों एक साथ खेत की ओर चल पड़ते हैं। चलो भाइयों, जल्दी काम पे लग जाओ, शाम तक काम खत्म भी करना है। दोनों मजदूर काम पे लग जाते हैं। नंदू खेत की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में वो सारे फसल को काट देते हैं। ठीक है नंदू भाई, अब हम लोग चलते हैं। हमारी दिहाड़ी दे दीजिए। नंदू उन्हें कुछ पैसे देता है। पैसे लेकर दोनों वहां से चले जाते हैं। आज का काम तो खत्म हुआ। कल धान से चावल अलग करके सेठ जी को पहुंचा दूंगा।
नंदू इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां गौरी आ जाती है। अब की बहुत जल्द कटाई खत्म हो गई। अब की ज्यादा मजदूर लगाए थे क्या आपने? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने इस बार गांव के सबसे तेज और कुशल मजदूर तिलक और गोपाल को काम पे लगाया था। ये उनका ही कमाल है। अच्छा ये बात है, वो सब छोड़िए, चलिए घर चलते हैं। आज मैंने राजमा चावल बनाए हैं। ठीक है, चलो। दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन मैं जा रहा हूँ खेतों पे। नंदू खेत की ओर निकल जाता है। नंदू खेत पहुंचता है। खेत के नजारे देखकर वो थोड़ी देर के लिए सन्न रह जाता है। उसकी फसल चोरी हो चुकी थी। मेरी फसल कहाँ चली गई? किसी ने उसे चुरा तो नहीं लिया? नंदू को अब समझ आ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? अब मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? नंदू उदास मन से अपने घर चला जाता है। घर जाकर उसने ये सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सालों से हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। पहले तो कभी हमारी फसल चोरी नहीं हुई। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। इस मुश्किल समय में दिमाग से काम लेना बहुत जरूरी हो गया है। आप सबसे पहले ये बात सेठ को बता कर आइए। दूसरे लोगों से पता चलने पर वो गुस्सा करेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ। नंदू उदास मन से सेठ के हवेली जाता है। उधर सेठ अपने बरामदे में बैठा हुआ था। नमस्ते सेठ जी। कहो नंदू, कैसे आना हुआ और क्या तुम्हारी फसल तैयार हो चुकी है? दरअसल मैं आपको मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताने आया हूँ। कौन सी घटना? साफ साफ बताओ। नंदू ने फसल के चोरी होने की सारी कहानी सेठ को बताई। नंदू की सारी बातें सुनने के बाद सेठ बोलता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? खेत से ही फसल चोरी हो गई। कहीं तुम मुझसे झूठ बोलकर अपनी फसल किसी और से तो नहीं बेचना चाहते? नहीं नहीं मालिक, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ऊपर से आप मुझे फसल का अच्छा दाम भी दे रहे थे, तो मैं दूसरे को क्यों बेचूंगा अपनी फसल? ठीक है, अब तुम जाओ, पर ध्यान रहे मैं इस बारे में पता जरूर लगाऊंगा। नंदू अपना मुंह लटकाए हवेली से निकल जाता है। नंदू अपने घर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक घर के बरामदे में पड़ती है, जहाँ तिलक और गोपाल धान से चावल अलग कर रहे थे। नंदू थोड़ा पास जाकर देखता है और फिर सेठ के हवेली की ओर तेजी से जाने लगता है। नंदू एक बार फिर हवेली में आता है, पर इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। तुम फिर यहाँ? अभी तो तुम यहाँ से गए थे। सेठ जी, मैं ये बताने आया हूँ कि मुझे पता चल गया है मेरे फसल की चोरी किसने की है। अच्छा, हमें बताओ कौन है वो? गांव के जमींदार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है किसानों की मदद करना। सेठ जी, वो और कोई नहीं, आपका मुंशी तुकाराम ही है, और मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। ये क्या बक रहे हो तुम? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने अपने आंखों से देखा है। तुकाराम के घर में 2 मजदूर धान पीट रहे थे। मैं पास गया तो देखा ऐसे धान सिर्फ मेरे खेत में ही उगते हैं, और तो और तुकाराम के पास कोई जमीन भी नहीं है। ऐसी बात है तो हम तुकाराम को यहाँ बुलाकर पूछ लेते हैं। भीम, तुकाराम को लेकर आओ यहाँ। भीम तुकाराम को बुलाने जाता है। थोड़ी देर बाद, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे क्या माफी मांगते हो? माफी तो तुम्हें नंदू से मांगना चाहिए, जिसका तुमने नुकसान करने की कोशिश की है। मुझे माफ कर दो नंदू भाई, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार हूँ। तभी सेठ बोलता है, तुकाराम, तुम नंदू को उसके फसल का पैसा दोगे और खुद के पैसों से वो सारे चावल धान से अलग करवा के हमारे हवेली पे पहुंचाओगे। यही तुम्हारी सजा है। ठीक है मालिक। तुकाराम नंदू को पूरे 3000 रुपए देता है। धन्यवाद सेठ जी, मुझे न्याय दिलाने के लिए। मान गए नंदू, तुमने अपनी मेहनत और सूझबूझ से ये साबित कर दिया है कि तुम ही असली किसान हो। एक किसान को मेहनत के साथ साथ होशियार होना भी जरूरी है। धन्यवाद सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। नंदू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।